आज बात एक ऐसे केस की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, खासकर उन लाखों परिवारों को जिनके बच्चे घर से दूर रहकर अपने सपनों का पीछा कर रहे हैं। मामला है बिहार के पटना का। नीट की तैयारी कर रही एक 18 साल की छात्रा की हॉस्टल में रहस्यमयी मौत। ये सिर्फ एक दुखद खबर नहीं है, ये एक पहेली है जिसके दो सिरे हैं, दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। और यही इस मामले को इतना जटिल और जरूरी बना देता है। एक तरफ सिस्टम की कहानी है, पुलिस की शुरुआती जांच जो एक दिशा में इशारा करती है, और दूसरी तरफ है एक परिवार का दर्द, उनके गंभीर आरोप जो कहानी को पूरा का पूरा घुमा देते हैं। आज हम इन्हीं दोनों कहानियों की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे ताकि ये समझा जा सके कि सच आखिर है कहां। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हुआ क्या था? जो पहली जानकारी सामने आई वो क्या थी? घटना पहली नजर में बहुत सीधी सी लगती है। पटना का एक हॉस्टल जहां एक 18 साल की लड़की जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर आई थी, अपने कमरे में बेहोश मिलती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। पहली नजर में ये एक दिल दहला देने वाली त्रासदी है। और तुरंत ही पुलिस की थ्योरी भी सामने आ गई। उन्होंने कहा कि लड़की बीमार थी, उसे टाइफॉइड था और उसने नींद की गोलियां खाई थीं। ये सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में दो ही बातें आती हैं, या तो बीमारी बहुत गंभीर हो गई थी या फिर ये आत्महत्या का मामला है। बिल्कुल। और पुलिस की शुरुआती जांच अक्सर इसी सबसे सीधे रास्ते पर चलती है। जो सबसे आसान जवाब होता है अक्सर वही सही मान लिया जाता है। आत्महत्या या बीमारी से मौत, ये ऐसे जवाब हैं जिनमें किसी तीसरे व्यक्ति की भूमिका नहीं होती। केस जल्दी बंद हो सकता है। आप कह रही हैं कि ये एक तरह का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि पहले सबसे सीधी संभावनाओं को देखो। लेकिन यहीं पर तो पहला सवाल उठता है, क्या पुलिस के पास इस थ्योरी को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत था? क्या कोई सुसाइड नोट मिला था या बस? यही तो असली सवाल है। शुरुआती रिपोर्ट्स में किसी सुसाइड नोट का जिक्र था ही नहीं। टाइफॉइड की बात कही गई, लेकिन ये साफ नहीं था कि क्या वो इतना गंभीर था कि जानलेवा हो जाए। और देखिए, नींद की गोलियों का मिलना ये किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए काफी नहीं होता। हो सकता है उसे नींद ना आने की समस्या हो। तो पुलिस की ये कहानी तथ्यों से ज्यादा अनुमानों पर आधारित लग रही थी। एक ऐसी कहानी जो सुविधाजनक थी पर जरूरी नहीं कि सच हो। तो ये थी पुलिस की पहली थ्योरी, एक सीधी सादी दुखद कहानी। लेकिन जैसे ही परिवार सामने आया, इस कहानी में एक बहुत बड़ा लेकिन जुड़ गया। उन्होंने पुलिस की इस पूरी कहानी को सिरे से खारिज कर दिया। खारिज ही नहीं किया, उन्होंने जो आरोप लगाए उन्होंने इस केस की नींव ही हिला दी। परिवार का पहला और सबसे विस्फोटक आरोप था कि उनकी बेटी के शरीर पर जबरदस्ती और यौन शोषण के निशान थे। और ये एक ऐसा आरोप है जो मामले को आत्महत्या से सीधा हत्या और रेप पर ले आता है। ये सिर्फ मौत की वजह नहीं बदलता, ये पूरे अपराध की प्रकृति को बदल देता है। बिल्कुल, क्योंकि तब आप सिर्फ ये नहीं जांच रहे हैं कि क्या हुआ, आप ये जांच रहे हैं कि किसने किया। जांच की हर चीज बदल जाती है। फॉरेंसिक सबूतों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। गवाहों से पूछताछ का तरीका बदल जाता है। शक के दायरे में हर वो इंसान आ जाता है जो उस वक्त वहां मौजूद था। ये एक व्यक्तिगत त्रासदी से एक क्रूर अपराध बन जाता है। परिवार का दूसरा आरोप भी उतना ही परेशान करने वाला है। उन्हें लगता है कि इस पूरे मामले को दबाया जा रहा है, सच को छुपाने की कोशिश हो रही है। ये तो सीधा सीधा जांच कर रही एजेंसी पर ही अविश्वास है। और ये अविश्वास हवा में पैदा नहीं होता। जब पीड़ित परिवार को लगता है कि जांच एक पहले से तय नतीजे की तरफ बढ़ाई जा रही है, तो उनका शक गहराना लाजमी है। उनका ये डर कि सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है या मामले को आत्महत्या बताकर रफा दफा किया जा सकता है, ये हमारे सिस्टम पर एक बहुत गंभीर टिप्पणी है। ये दिखाता है कि आम आदमी और व्यवस्था के बीच भरोसे की कितनी गहरी खाई है। और उनका तीसरा पॉइंट जो शायद सबसे ज्यादा भावुक है, वो ये था कि उनकी बेटी मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक थी। वो कुछ दिन पहले ही घर से लौटी थी, खुश थी, अपने भविष्य को लेकर उत्साहित थी। एक माँ बाप के लिए ये मानना नामुमकिन होता है कि उनकी बेटी अचानक अपनी जान दे देगी। ये मानवीय पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार उस इंसान को जानता है, पुलिस सिर्फ एक केस फाइल को देख रही होती है। परिवार का कहना है कि उनकी बेटी ऐसी थी ही नहीं, वो एक फाइटर थी। इस दावे ने पुलिस की डिप्रेशन या दबाव में आत्महत्या वाली थ्योरी को सीधा चैलेंज किया। अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें थीं। एक पुलिस की जो सुविधा की तस्वीर थी और दूसरी परिवार की जो साजिश और अपराध की।
जब दो कहानियां इतनी अलग हों और परिवार के आरोप इतने गंभीर हों तो जाहिर है कि प्रशासन पर दबाव बनना ही था। मीडिया ने इसे उठाया, लोगों में गुस्सा था। इसके बाद क्या हुआ? हाँ, जब सार्वजनिक दबाव बढ़ता है तो सिस्टम को हरकत में आना ही पड़ता है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। जी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कागज पर एसआईटी का गठन एक बहुत बड़ा कदम है। इसका मतलब है कि जांच को स्थानीय पुलिस स्टेशन के रोजमर्रा के दबाव और पूर्वाग्रहों से बाहर निकाला जा रहा है। एसआईटी में आमतौर पर ज्यादा अनुभवी अधिकारी होते हैं, उनके पास बेहतर संसाधन होते हैं और वो सीधे उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करते हैं। इस केस में जहां स्थानीय पुलिस की पहली जांच पर ही सवाल उठ रहे थे, एसआईटी का आना एक तरह से निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाने की कोशिश थी। तो उम्मीद की जा सकती है कि अब सबूतों को ज्यादा बारीकी से परखा जाएगा, परिवार के आरोपों को गंभीरता से लिया जाएगा। सिद्धांत रूप में तो यही होना चाहिए। एसआईटी का काम ही यही है कि वो हर एंगल से जांच करे, बिना किसी दबाव के। इसके साथ ही एक और बड़ी कार्रवाई हुई। क्या? हॉस्टल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। वो कैसे? क्योंकि ये दिखाता है कि जांच का फोकस अब सिर्फ मृतका के कमरे या उसकी मानसिक स्थिति तक सीमित नहीं है। अब जांच का दायरा हॉस्टल तक पहुंच गया है। वहां का माहौल कैसा था, सुरक्षा के इंतजाम क्या थे, क्या हॉस्टल मालिक की कोई लापरवाही थी या मिलीभगत। मालिक की गिरफ्तारी इन सभी सवालों के दरवाजे खोल देती है। अब ये केस सिर्फ एक संदिग्ध मौत नहीं, बल्कि एक संभावित अपराध स्थल की जांच बन गया है। तो अब पुलिस की शुरुआती थ्योरी यानी बीमारी और आत्महत्या वाली बात, वो अब कहाँ खड़ी है? वो अब मुख्य थ्योरी नहीं है। वो अब जांच के कई एंगल्स में से सिर्फ एक एंगल बन के रह गई है। एसआईटी को अब सब कुछ नए सिरे से देखना होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की दोबारा समीक्षा करनी होगी। यौन शोषण के आरोपों में कितना दम है, ये पता लगाना होगा। हॉस्टल के बाकी लोगों से, छात्रा के दोस्तों से सबसे पूछताछ करनी होगी। ये एक तरह से केस का रीसेट होना है। ये तो हुई कानूनी कार्रवाई की बात, लेकिन इस केस ने सिर्फ पुलिस या प्रशासन को ही नहीं, पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। आखिर क्यों एक लड़की की मौत इतना बड़ा मुद्दा बन गई? देश में हर रोज दुखद घटनाएं होती हैं, लेकिन इसने एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले लिया। क्योंकि ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है, ये एक डर का प्रतीक बन गई है। ये उन लाखों माँ बाप के डर को आवाज देती है, जिनके बच्चे कोटा, दिल्ली या पटना जैसे शहरों में अकेले रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। हर माँ बाप के मन में एक ही सवाल कौन गया होगा, क्या मेरा बच्चा सुरक्षित है? बिल्कुल। हम बच्चों को बड़े बड़े सपने दिखाकर इन शहरों में भेज तो देते हैं, लेकिन हम उस इकोसिस्टम के बारे में बहुत कम सोचते हैं जहां वे रहते हैं। ये हॉस्टल, ये पीजी, ये कोचिंग सेंटर, इनकी जवाबदेही क्या है? क्या उनका काम सिर्फ पढ़ाना और पैसा लेना है, या उन बच्चों की सुरक्षा की भी कोई जिम्मेदारी है? यही इस मामले का सबसे बड़ा सामाजिक पहलू है। इसने कोटा फैक्ट्री वाले पूरे मॉडल पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। ये शहर छात्रों के सपनों पर चलते हैं, लेकिन अक्सर वहां सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। हॉस्टल मशरूम की तरह उगाते हैं, लेकिन उनके नियमन का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं होता। इस केस ने उस चमक दमक के पीछे की अंधेरी हकीकत को सामने ला दिया है। और शायद इसीलिए पूरे राज्य में इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। छात्र संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, आम लोग सब सड़कों पर उतर आए। ये गुस्सा सिर्फ इस एक केस के लिए नहीं था, ये उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ था जो उनके बच्चों को असुरक्षित महसूस करा रही थी। सही बात है। और जब समाज किसी मुद्दे पर इस तरह एक साथ खड़ा होता है, तो वो व्यवस्था पर एक नैतिक दबाव बनाता है। इन प्रदर्शनों का ही नतीजा था कि सरकार को सामने आकर निष्पक्ष जांच का भरोसा देना पड़ा, एसआईटी बनानी पड़ी। ये दिखाता है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज आज भी मायने रखती है। ये मामला अब सिर्फ एक परिवार का निजी दुख नहीं रहा, ये एक सामाजिक मुद्दा बन चुका है। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? मौजूदा स्थिति क्या है? फिलहाल हम एक चौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ पुलिस की पहली रिपोर्ट है, दूसरी तरफ परिवार के आरोप। एसआईटी जांच कर रही है, हॉस्टल मालिक सलाखों के पीछे है, और सबसे महत्वपूर्ण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के विस्तृत विश्लेषण का इंतजार हो रहा है। मौत की असली वजह क्या थी? यौन शोषण के निशान थे या नहीं? शरीर में कौन सा जहर या दवा थी? इन सब सवालों का जवाब उसी रिपोर्ट से मिलेगा। तो कुल मिलाकर
दो परस्पर विरोधी कहानियों के बीच सच कहीं सबूतों में छिपा है। एक तरफ एक परिवार है जो न्याय के लिए लड़ रहा है और दूसरी तरफ एक सिस्टम है जिसकी साख दांव पर लगी है। एसआईटी की जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट ही तय करेगी कि इस कहानी का अंत क्या होगा। और ये मामला हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब भी व्यवस्था और पीड़ित की कहानी में इतना बड़ा फासला हो तो ये हमें पहली नज़र में दिखने वाले सच पर सवाल उठाना सिखाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि न्याय तक पहुंचना कितना मुश्किल हो सकता है और इसमें पारदर्शी जांच और सबूतों की कितनी बड़ी भूमिका होती है। ये केस सिर्फ एक लड़की की मौत की कहानी नहीं है, ये हमारे समाज और हमारी व्यवस्था के लिए एक लिटमस टेस्ट है।